हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भ्रष्टाचार एक बहुआयामी धारणा है। सामान्य शब्दों में भ्रष्टाचार को बुरा या बिगड़े हुए आचरण के रूप में जाना जाता है। वैसा आचरण जो अनैतिक और अनुचित हो। समाज विज्ञानियों के अनुसार भ्रष्टाचार में धन की उपस्थिति और सार्वजनिक पद का दुरुपयोग यानी निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे कानून भंग होता हो या समाज के मानदंडों का विचलन होता हो, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। परीक्षा में शिक्षक द्वारा नकल करवाना, क्लर्क, चपरासी, अधिकारी या शिक्षक प्रोफेसर द्वारा अटेंडेंस लगाने के बाद अपने कार्य से गायब रहना, भोजन में मिलावट या नकली दवाइयाँ बेचना, निर्णय में देरी या आनाकानी करना, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व को अधिकार के रूप में प्रदर्शित करना, दहेज लेना तथा जाति, पंथ, गोत्र, लिंग या वंश के आधार पर पक्षपात करना इत्यादि भ्रष्टाचार के ही उदाहरण हैं। आज़ाद भारत में भ्रष्टाचार दीमक की भांति भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला बना रहा है। आज जीवन, समाज और सरकार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला न हो। संसद से सड़क तथा मंदिर से दफ्तर तक, आम आदमी से खास तक, जिसको जहां भी अवसर मिल रहा है लूटने में लगे हैं। भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी अवधारणा है। यह अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। प्राचीन मिस्र, यूनान, बेबीलोनिया और रोमन समाजों में न्यायाधीशों एवं राज्याधिकारियों को रिश्वत दी जाती थी। मध्यकाल में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा अनुग्रह का शुल्क लेने की प्रथा को मार्टिन लूथर किंग द्वारा भ्रष्टाचार की संज्ञा दी गई थी। भारत में प्राचीन काल में कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में 50 प्रकार के गबन और भ्रष्ट तरीकों का वर्णन किया है। मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब द्वारा रिश्वत रोकने के अनेक उपायों का जिक्र मिलता है। आधुनिक ब्रिटिश काल में तो पूरी की पूरी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ही भ्रष्टाचार का नायाब नमूना पेश करती है। यहाँ पुलिस, सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश या व्यापारी की तो बात ही अलग थी। क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स जैसे गवर्नर जनरल भी इतने भ्रष्ट थे कि इनके देश वापसी पर इनके ऊपर मुकदमा चला। इन सब के अतिरिक्त गरीबी, बेरोजगारी, सरकारी कार्यों का विस्तृत क्षेत्र, महंगाई, नौकरशाही का विस्तार, लाल फीता शाही, अल्प वेतन, प्रशासनिक उदासीनता, भ्रष्टाचारियों को सजा में देरी, अशिक्षा, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा इत्यादि कारणों से भी भारत में भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था, उन मंत्रियों से सावधान रहना चाहिए जो बिना पैसों के कुछ नहीं कर सकते, और उनसे भी जो
पैसे लेकर कुछ भी करने की इच्छा रखते हैं। भ्रष्टाचार की वजह से जहां लोगों का नैतिक और चारित्रिक पतन हुआ है, वहीं दूसरी ओर देश को आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी है। आज भ्रष्टाचार के फलस्वरूप अधिकारी एवं व्यापारी वर्ग के पास काला धन अत्यधिक मात्रा में एकत्र हो गया है। इस काले धन के कारण ही अनैतिक व्यवहार, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, तस्करी एवं अन्य अपराधों में सतत वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार के कारण लोगों में अपने उत्तरदायित्व से भागने की प्रवृत्ति बढ़ी है। वर्तमान समय में देश में सामुदायिक हितों के स्थान पर व्यक्तिगत एवं स्थानीय हितों को महत्व दिया जा रहा है। संपूर्ण समाज भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके हैं। राजनीतिक स्थिरता एवं एकता खतरे में है। नियम एवं कानूनों की अवहेलना सामान्य बात हो गई है। भ्रष्टाचार के कारण आज देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। लोग पैसों के लालच में देश की सुरक्षा को खतरे में डालने को तैयार है। सेना संबंधी गोपनीय दस्तावेजों को दूसरे देशों को उपलब्ध करा दिया जाता है। अतः अब यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि भ्रष्टाचार पर आगे चलकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों, नियंत्रणों एवं सख्ती ने ऐसा अभाव पैदा किया कि रिश्वत, पक्षपात और भ्रष्टाचार के लिए स्थान बनता चला गया। यद्यपि आम भारतीय जनता अभी भी उतना भ्रष्ट नहीं थी। इसी बीच राजनीतिक पटल पर गांधी जी ध्रुव तारे की भांति अवतरित हुए, जिन्होंने एक बार फिर से स्वच्छ आदर्श और भारतीय नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की। यद्यपि गांधी जी का यह आदर्श उच्च राजनीतिक अभिजात्य वर्गों में लगभग 3 चुनावों तक कायम रहा, लेकिन 1970 के दशक में इसमें भारी गिरावट दर्ज हुई। इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो संस्थागत राजनीतिक भ्रष्टाचार का आगाज हुआ, वह लगभग 25 लाख करोड़ रुपये के घोटालों के बावजूद आज भी जारी है। वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के विश्वव्यापी राजनीतिक अर्थशास्त्र से जोड़ा गया। तब तक सोवियत संघ का साम्यवादी महासंघ के रूप में बिखराव हो चुका था। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश पूंजीवादी विश्व व्यवस्था के अंग बनने की प्रक्रिया में प्रसव पीड़ा से गुजर रहे थे। साम्यवादी चीन बाजारोन्मुखी पूंजीवादी औद्योगिकरण के रास्ते का नया मॉडल बन चुका था। पहले भ्रष्टाचार के लिए परमिट, लाइसेंस राज को दोष दिया जाता था, पर जब देश में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, विदेशीकरण, बाजारीकरण एवं विनियमन की नीतियां आई हैं, तब से घोटालों की बाढ़ आ गई है। इन्हीं के साथ बाजारवाद, भोगवाद, विलासिता तथा उपभोक्ता संस्कृति का भी जबरदस्त विस्तार शुरू हुआ है। भ्रष्टाचारियों के लिए भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान है तथा समय समय पर भ्रष्टाचार निवारण के लिए समितियां भी गठित हुई हैं और इस समस्या के निवारण हेतु भ्रष्टाचार निरोधक कानून भी पारित किया जा चुका है। फिर भी अब तक इस पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में अनेक घोटाले भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं, जिसमें प्रमुख है वर्ष 1948 का जीप घोटाला, वर्ष 1971 का नागरवाला घोटाला, वर्ष 1986 का बोफोर्स घोटाला,
चारा घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सहारा घोटाला, विजय माल्या प्रकरण, PNB घोटाला आदि भ्रष्टाचार निवारण हेतु सरकार ने वर्ष 1964 में 4 विभागों की स्थापना की है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में, प्रशासनिक सतर्कता विभाग में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों मंत्रालयों विभागों में घरेलू सतर्कता इकाइयां तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का गठन भी भ्रष्टाचार को रोकने हेतु किया गया है। भ्रष्टाचार के निवारण हेतु लोकपाल संस्था का गठन भी किया जा चुका है। विराम।